अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज के लेसन में आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि एवरी संडे हम इसके लिए रख लेते हैं, ठीक है। एवरी संडे आप जो भी पूरे वीक में मेरे से जो भी वर्ड्स रिक्वेस्ट करेंगे, मैं एवरी संडे उन वर्ड्स को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। क्या ख्याल है आप लोगों का कि हम संडे जो है वो इसके लिए मुख्तस कर दें? आप लोगों को भी पता हो कि इस संडे को जो है वो हमारे रिक्वेस्टेड वर्ड्स को मैम एक्सप्लेन करेंगी। तो मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। चले जी। अच्छा, आज हमारा जो पहला वर्ड है, मैंने नाम नहीं लोगों के नोट डाउन किया है, सिर्फ वर्ड्स नोट डाउन किए हैं और उनको एक्सप्लेन करने लगे। तो पहला वर्ड क्या है, वो है जी डायनामिक्स। अच्छा, जो आज वर्ड्स हैं वो सारे नाउन्स हैं। कोइंसिडेंस है कि आज सारे के सारे जितने भी वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो सब नाउन्स हैं। अच्छा, डायनामिक्स जो है ये मुश्किल वर्ड है और लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता। आपको बुक्स में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलता है, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में ये वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। न्यूज़पेपर में भी आपको मिलेगा ये वर्ड। डायनामिक्स जो है नाउन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द फोर्सेस और प्रॉपर्टीज दैट स्टिमुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट और चेंज विद इन अ सिस्टम और प्रोसेस। बहुत से लोगों को हो सकता है ये वर्ड कंफ्यूज करता हो क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड। अच्छा, क्या होता है डायनामिक? कोई प्रोसेस है, कोई सिस्टम है, जहन में रख लीजिए प्रोसेस या सिस्टम। उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसी फोर्सेस हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं। या तो उस स्टिमुलेट का मतलब ये कि उसकी ग्रोथ को तेज कर रहे हैं या उसको इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट को, उस प्रोसेस की या उस सिस्टम की डेवलपमेंट को, उसको डेवलप करने में या उसको ग्रो करने में वो जो फैक्टर्स हैं, वो जो अनासर हैं, वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब वो अनासर जो है वो वजह बन रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं या उसकी डेवलपमेंट के लिए। या तो वो अनासर जो है वो उसकी ग्रोथ में हिस्सा डाल रहे हैं या उसके चेंज में हिस्सा डाल। देखिए समटाइम्स होता है ना, कुछ प्रोसेसेस चेंज शिफ्ट हो रहे होते हैं, चेंज आ रहा होता है उनके अंदर, तो उसको वो अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। तो वो जो अनासर होते हैं, वो जो फैक्टर्स होते हैं, वो जो फोर्सेस होती हैं जो कि या तो उस प्रोसेस को ग्रो करने में हेल्प कर रही है या उसको चेंज करने में हेल्प कर रही है, उसमें हिस्सा डाली, उन प्रोसेस को हम या उन फैक्टर्स को हम डायनामिक्स कहते हैं, उस प्रोसेस या उस सिस्टम की। देखें, अब मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल से बताती हूँ। पहले जो ये मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे को हो सकता है आप ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हो क्योंकि स्क्रीन पे सामने है ना, तो आप समझ ना रहे हो कि जो मैं कह रही हूँ। तो इसलिए मैं पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ लेती हूँ, फिर बाकी एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे कि ये है, द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। कोई मार्केट है, कोई भी मार्केट होती है, किसी भी प्रोडक्ट की एक मार्केट होती है ना। जैसे पाकिस्तान की मार्केट है, इंडिया की मार्केट है, बांग्लादेश की मार्केट है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, वो फूड की है, फैशन के कोई भी है। अब उस मार्केट को कि लोग किस तरह की प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, उस मार्केट में जो है क्या फैक्टर्स जो है वो उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लोग बाय कर रहे हैं, उसकी सेल बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। या वो चेंज हो रही है कि लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही है, अब कोई और चीज है जो उनको पसंद आ रही है, वो मार्केट चेंज हो रही है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? वो चीज, वो जो फैक्टर्स है ना, वो जो अनासर है ना, वो उसके डायनामिक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स या कंज्यूमर बिहेवियर, अब कंज्यूमर्स बिहेवियर चेंज होता है। आज से आप मतलब 50-60 साल पहले देख लें, जिस तरह के लोगों को चीजें पसंद थी, जिस तरह के लोग चीजें खरीदते थे, आज वो बिहेवियर जो है वो लोगों का चेंज हो गया हुआ है। किन फैक्टर्स ने वो चेंज जो है वो लेकर आए हैं, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है कि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया, वो उस मार्केट के डायनामिक्स कहलाएंगे। अब इसी तरह से आपको बताती हूँ मैं, जैसे कि पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या होते हैं किसी भी मुल्क के। देखिए, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है हर मुल्क का, तो उसके पॉलिटिकल डायनामिक्स होंगे। वो क्या होंगे? वो फैक्टर्स होंगे जो वो उस पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं उस मुल्क के। वो हो सकता है उस मुल्क का पावर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। हमारे मुल्क का पावर स्ट्रक्चर और इंडिया के पावर, जो मुल्क का पावर स्ट्रक्चर है, दोनों डिफरेंट है। तो जाहिर बात है कि पॉलिटिकल डायनामिक्स पाकिस्तान या इंडिया के दोनों के डिफरेंट है। उस मुल्क के इलेक्शन कंपेन किस तरह से चलती है, उस मुल्क का इलेक्शन कैसे रन होता है, वो एक डायनामिक होता है। उस मुल्क के रहने वाले जो लोग हैं, उनका उनके सेंटिमेंट्स क्या है,
उन वो किन टॉपिक्स को लेकर वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं और किन टॉपिक्स को वो बिल्कुल ही बॉदर नहीं करते, कौन से इश्यूज हैं जिनको लेकर वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। देखिए जिन जिन टॉपिक्स को लेकर या जिन इश्यूज को लेकर पाकिस्तान में लोग एग्रेसिव होते हैं, इंडिया में वो और तरह के टॉपिक्स होंगे जिन पे उधर के लोग जो ना वो उनके साथ सेंटिमेंटली इमोशनली अटैच्ड होते हैं और वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिन इश्यूज को ना पाकिस्तान में कोई बॉदर करता है ना इंडिया में कोई बॉदर। ये डायनामिक्स है, पॉलिटिकल डायनामिक्स है, ठीक है। क्या होता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक प्रोसेस या एक सिस्टम को या तो ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं या उसको डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं या उसको चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि वर्क प्लेस के डायनामिक्स क्या होंगे। आजकल वर्क प्लेस का जो एटमॉस्फेयर है, काम करने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको चेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आईटी है, कितनी आईटी की डेवलपमेंट आ रही है नई नई। तो जाहिर बात है कि ये वर्क प्लेस का सबसे बड़ा डायनामिक है। फिर कम्युनिकेशन है, इंग्लिश अब जो है ना वो कंपलसरी मैंडेटरी हो चुकी हुई है। आज से अगर आप 20-30 साल पहले चले जाएं तो इतनी नहीं थी, तब भी इंग्लिश की डिमांड थी। लेकिन अब जिसको कहते हैं ना कि इट्स अ मस्ट। अगर आपको नहीं आती है, आप अपने वर्क प्लेस पे अपने करियर में आप मतलब एक्सेल नहीं कर पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़े डायनामिक्स है वर्क प्लेस के। बहुत हमारे कल्चर कैसा है वर्क प्लेस के ऊपर, अब लोगों का रवैया कैसा वहां पर हो गया हुआ है। लोग कंजर्वेटिव है, ये लोग बहुत लिबरल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डायनामिक्स है जो कि एक वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक। तो ये जो भी प्रोसेस होता है ना किसी भी किस्म का, उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको ग्रो करने में, डेवलप करने में या चेंज करने में, ठीक। तो वो उसके डायनामिक्स कहलाते हैं। आई होप के डायनामिक्स समझ में आ गया, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी नाउन है। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम होता है ब्रॉड रेंज और सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, क्वालिटीज और आइडियाज। अब इसको समझ लीजिए, अक्सर ये डायनामिक्स के साथ आपको कंफ्यूज कर सकता है। डिफरेंट है ये डायनामिक्स है। डायनामिक्स में मैंने बताया कि वो फैक्टर्स जो कि अभी बहुत एक्सप्लेन मतलब कि अनासर जो जो उसको ग्रो करने में या चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम किसी चीज का वो हो सकता है कि उस एक प्रोसेस या उस एक सिस्टम में कौन सी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कौन से डिफरेंट क्वालिटीज है या कौन से डिफरेंट आइडियाज हैं। अब यहां पर देखें, आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। पहले हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताऊंगी जिससे आपको स्पेक्ट्रम समझ में आएगा। द फिल्म एक्सप्लोर्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन इमोशंस, टेकिंग द ऑडियंस ऑन अ रोलर कोस्टर ऑफ लाफ्टर, टीयर्स और सस्पेंस। देखिए एक मूवी है ना, वो ह्यूमन इमोशन के स्पेक्ट्रम्स को एक्सप्लोर कर रही है। क्या मतलब ह्यूमन इमोशंस के स्पेक्ट्रम, मैंने आपको क्या ऊपर क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो उसके रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं। अब हमारे इमोशंस है ना, इमोशन एक चीज है, जज्बात जिसको हम कहते हैं कि ना, जज्बात या इमोशंस हम हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन एक नहीं है। हमारे इमोशंस के, ह्यूमन इमोशंस के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब उसमें क्या है, इमोशंस में हैप्पी भी होते, हैप्पी भी एक इमोशन है, एक उसका एलिमेंट है। ये इमोशंस के अंदर उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट क्वालिटीज या डिफरेंट एलिमेंट्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम कहलाएंगे उसके, ठीक। कि ये क्या है कि हम हैप्पी भी होते हैं, हम सैड भी होते हैं, हम क्या उसका नाम है, जेलस भी होते हैं, हम जो है वो हमारे अंदर सस्पेंस भी क्रिएट, क्यूरियोसिटी जिसको हम कहते हैं, तजस्सुस भी होता है, ये भी एक इमोशन है। हम जो है एम्पैथेटिक भी होते हैं, दूसरों से हमदर्दी भी करते हैं। तो हमारे इमोशंस का एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ह्यूमन इमोशंस का, ठीक। हम ह्यूमन इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारी, क्योंकि हमारे इमोशंस ही हमारे बिहेवियर को जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक। तो ये बहुत मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मिलकर इमोशंस बनाते हैं। उसकी बहुत सारी वेरिएशन, आप समझ लीजिए किसी चीज की जो बहुत सारी वेरिएशंस होती है ना, वो उसके स्पेक्ट्रम्स होते हैं। जैसे कलर है, अब कलर्स कितने सारे हैं, कितनी वेरिएशन है, तो वो सारे कलर्स के स्पेक्ट्रम्स हैं। वो सारे जो कलर, जो रंग जो होता है ना, अब वो जो जितने भी रंग है, वो येलो है, वो ब्लैक है, वो वाइट है, वो ग्रीन है, वो ब्लू है, फिर उसके भी डिफरेंट नुएंसेस होते हैं, ठीक है। हर कलर के डिफरेंट नुएंसेस हैं। तो ये सारे स्पेक्ट्रम्स हैं कलर्स के कहलाते हैं। इसी तरह से आप कहेंगे, जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल डायनामिक्स बताया ना कि कौन से फैक्टर हैं जो एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको ग्रो करने में या उसको डेवलप करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो अब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम क्या होगा। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होगा कि एक मुल्क के अंदर जितने भी पॉलिटिकल
लोग हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसमें सब लोग ये आ जाते हैं, उनके किस टाइप्स के आइडियाज हैं। देखिए इधर आइडियाज भी लिखा हुआ है, सिर्फ एलिमेंट्स और क्वालिटीज नहीं, उसमें किस टाइप के आइडियाज हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो भी उसके स्पेक्ट्रम्स कहलाएंगे। अब हर मुल्क के अंदर कुछ लिबरल्स होते हैं जिनकी पॉलिटिकल व्यूज बड़े लिबरल किस्म के होते हैं, कुछ बहुत हार्डकोर टाइप के लोग होते हैं, ठीक, उनके पॉलिटिकल जो व्यूज होते हैं वो बड़े नैरो होते हैं। तो ये, और फिर कुछ बीच में होते हैं लोग। तो ये सारे जो आइडियाज है ना पॉलिटिकल, जैसे कि जिसको फार राइट या राइट विंग या सेंटर विंग या लेफ्ट विंग बोला जाता है ना, इस तरह के जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे मिलके उसके स्पेक्ट्रम्स कहलाते हैं। ये डिफरेंट आइडियाज हैं जो एक पॉलिटिकल सिस्टम के का हिस्सा है, किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, वो सब हिस्सा होते हैं, वो तमाम आइडियाज। तो वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी तरह से रिलीजियस स्पेक्ट्रम भी होता है। रिलीजियस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि किसी भी एक खास इलाके में, किसी भी एक मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, वो सारे जो है ना वो रिलीजियस स्पेक्ट्रम्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी इम्ब्रोलियो, सॉरी, इम्ब्रोलियो, ठीक है। इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है इम्ब्रोलियो जो है ना, इसमें समझ लीजिए कि इसमें जी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये साइलेंट होगा। तो इम्ब्रोलियो जो है ये भी नाउन है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन ऑफन इन्वॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इम्ब्रोलियो के मैं आपको बताऊं, ये जो मूवीज होती है ना जिसमें के फनी किस्म की मूवीज होती है, इसमें नाम लेती हूँ, जैसे कैरी ऑन जटा था। कैरी ऑन जटा एक मूवी थी, मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी फनी किस्म की मूवी है, ठीक। अब उसमें क्या है, उसमें आप देखेंगे एक सिचुएशन एंड पे क्रिएट होती है जिसमें सारे कंफ्यूज होते हैं, किसी को किसी के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो एक कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हुई होती है। तो कोई भी कंफ्यूज सिचुएशन जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा होती है, हर एक को दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद ये ऐसा है, ठीक है। तो ऐसी जो कंफ्यूज सिचुएशन होती है ना, उसको इम्ब्रोलियो बोलते हैं, ठीक। इम्ब्रोलियो कैसे कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है सेंटेंस, मैंने कैरी ऑन जटा की इसलिए एग्जांपल दी है कि बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी और बहुत सारे लोग उसको फिर समझ सकेंगे कि इम्ब्रोलियो क्या होता है, कि जहां पर आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और एक कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उस सिचुएशन के अंदर, वो उन सबको मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, सबको एक दूसरे के बारे में जो है ना वो गलत इंफॉर्मेशन होती है, और उसकी वजह से एक कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वो एम्ब्रोलियो कहलाता है। जैसे कि फाइनेंशियल एम्ब्रोलियो रिजल्टेड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ मिसकम्युनिकेशंस बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अब जो वर्क प्लेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी एम्ब्रोलियो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एम्ब्रोलियो जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें उतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रही है, अगर वो कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं तो एक बड़ी कंफ्यूज्ड किस्म की सिचुएशन और एक चेंज स्टार्ट हो जाती है उन डिपार्टमेंट्स के दरमियान में, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो कंफ्यूज सिचुएशन है, या जो वो भी सिनेरियो जो बड़ा कंफ्यूज किस्म का बन गया है, मुबहम किस्म का बन गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो किसी को नहीं मालूम है कि फला काम जो था वो नहीं हो रहा है, तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा डिपार्टमेंट उसका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो उसको फिर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के बीच में एक जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई, क्योंकि कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक। तो वो क्या सिचुएशन कहलाएगी, ऐसी सिचुएशंस इम्ब्रोलियो कहलाएगी। अच्छा, एक ये जो इम्ब्रोलियो ना हमारी पर्सनल लाइफ में भी हो, दोस्तों के बीच में हो जाता है, उस हर एक को दूसरे के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग समटाइम्स हो जाता है, इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं, तो वो इम्ब्रोलियो क्रिएट हो जाता है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, फिर उससे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फैमिलीज के अंदर ऐसा हो जाता है कि इस किस्म की इम्ब्रोलियो क्रिएट हो जाता है, जहां पर सारे जो है ना एक दूसरे से, मतलब कि एक दूसरे के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग सबको हुई हुई होती है, और उसकी वजह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम इम्ब्रोलियो कहते हैं, और ये कहीं पर भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जी हमारे पास वो है जी खनंड्रम। खनंड्रम जो है ये भी नाउन है, और इसका मतलब है अ कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, टिपिकली वन दैट इज चैलेंजिंग टू सॉल्व। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन या कोई भी क्वेश्चन जिसका कि जो इतना डिफिकल्ट है कि उसका आंसर क्या है या उसका सोल्यूशन क्या है, वो अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो प्रॉब्लम, वो सवाल, वो सिचुएशन खुनंड्रम है। अच्छा, जितने भी फिलोसफिकल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके के बड़े मतलब कोई टू द पॉइंट जिसका आंसर नहीं है,
आज तक लोग जो है ना वो उसका आंसर ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो कनंड्रम है, जैसे कि जिंदगी के का आगाज कैसे हुआ, ये कनंड्रम है। लाइफ का क्या मतलब, जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अब हर कोई अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन क्या जिसको कहते हैं जैसे 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, इस तरह का कोई आंसर है किसी के पास, ये कनंड्रम्स है। इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चंस है। इसी तरह की अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो इतनी कंफ्यूज, इतनी पजलिंग है कि जिसमें आप उसका आंसर नहीं ढूंढ सकते हैं, तो वो कनंड्रम कहलाएगा। या कोई ऐसा सवाल, सवाल तो मैं खैर उसकी एग्जाम्पल बता चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कि देखें मेरी बात सुनिए, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है इसमें क्या है, द मिस्टीरियस सिंबल्स ऑन द एंशिएंट आर्टिफैक्ट प्रेजेंटेड एन आर्कियोलॉजिकल conundrum that puzzled researchers for years। ठीक है। अब जो रिसर्चर्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो ढूंढते हैं चीजें। अब उसके ऊपर जो पुराने लोग होते हैं उन्होंने सिंबल्स बनाई हुई होती हैं। अब उन सिंबल्स के क्या मीनिंग है और वो क्या उसके मतलब वो कौन से मैसेजेस वो लिखे हुए हैं, आप अक्सर मूवीज में भी देखते होंगे। तो ये कनंड्रम है, क्योंकि मुश्किल है ना इनको, इनका आंसर ढूंढना कि उन सिंबल्स को का क्या मतलब था। पुराने एंशियंट जो लोग थे वो उन सिंबल्स से बना को लिख कर या बनाकर क्या मैसेज कन्वे करते थे, क्या कहना चाहते थे, क्या उनके मकासद थे। ठीक है, उसको सॉल्व करना तो मुश्किल है ना ये, तो ये कनंड्रम कहलाएगा। कोई भी जैसे आप जिक्सॉ पजल्स जब आप सामने रख के अगर उसको खेलना शुरू करते हैं, तो जाहिर बात है कि वो काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, तो वो भी कनंड्रम है। तो कोई भी चीज जो कि कंफ्यूजिंग है, जो कि पजलिंग है, जो जिसका आंसर ढूंढना मुश्किल है, या जिसको जिस सिचुएशन को सॉल्व करना मुश्किल है, दैट इज कनंड्रम। ठीक है जी, आई होप कि कनंड्रम समझ में आ गया। अब आ जाते हैं डिलेमा। डिलेमा क्या है? डिलेमा इज अ नाउन and it means a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially when all the options have unfavorable outcomes। देखिए, ऐसी सिचुएशन जहां पर आप फैसला ना कर पा रहे हो, उस सिचुएशन में आप इतने कंफ्यूज हो कि आपके सामने मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स हों कि ए एक या तो मतलब ये रास्ता ले लें, A B C D डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हों कि आप कौन सा, लेकिन कोई भी ऑप्शन जो ना वो आपको ऐसा नहीं लग रही हो कि ये 100% राइट है या 100% करेक्ट है और मुझे इसको ही कर लेना चाहिए, ये फैसला मुझे ले लेना चाहिए। जब आप ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान होगा तो वो डिलेमा में है। ठीक। अच्छा, डिलेमा वर्ड ज्यादातर ना एथिकल और मॉरल सिचुएशंस में यूज होता है, जहां पर आप एथिकली कुछ चीज जो है ना वो डिसाइड ना कर पा रहे हो, मॉरली कोई चीज डिसाइड ना कर पा रहे हो, आप एक कंफ्यूज सिचुएशन में हो, तो वो डिलेमा कहलाती है। लेकिन आप इसको डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर इंसान फैसला ना ले पा रहा हो, उसके सामने डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट मतलब के रास्ते हो, अल्टरनेटिव्स हो कि आप ये फैसला ले लें। अब जैसे बिजनेस में आ सकता है कि भाई मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूं, या मैं मतलब अभी ना इसमें इन्वेस्ट करूं, मजीद इस जो इस वक्त प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं पे हम फोकस करें। इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे आप नहीं फैसला कर पा रहे कि कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, तो दैट इज डिलेमा। ठीक है, जैसे कि द एथिकल डिलेमा ऑफ वेदर टू प्रायोरिटाइज प्रॉफिट्स ओवर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज अ की कंसिडरेशन फॉर बिजनेस इन टुडेस वर्ल्ड। ठीक है ना। अब देखें, आजकल के जमाने में डिलेमा क्या है, एथिकल डिलेमा क्या है। डिलेमा ज्यादातर एथिकल और मॉरल जो सिचुएशंस होती हैं वहां पर इस्तेमाल होता है कि वो क्या है कि आप जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, अगर वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि आप ऐसी चीजें यूज ना करें जो एनवायरमेंट को खराब कर रही हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल्स और इस तरह के आप मैयर्स लें, बिजनेसेस को कहा जाता है कि आपकी मतलब फैक्ट्रीज के अंदर से ऐसा वेस्ट बाहर ना जाए जो एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। अब जब इस तरह के मेजर्स लेती हैं कंपनीज, तो जाहिर बात है कि उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और उनका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वो फिर उसकी वजह से वो डिलेमा में आ जाते हैं कि क्या करें, कि प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे तो जाहिर बात है कि फिर ये जो एक एथिकल उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, तो वो उसको वो इग्नोर होगी। लेकिन जब वो एनवायरनमेंट का ख्याल रखने के लिए वो मेजर्स लेंगे, वो सारी चीजें इंस्टॉल करेंगे, वो सारे प्रोसेसेस को मतलब मद्देनजर रखेंगे, तो जाहिर बात है कि फिर उनकी कॉस्ट इंक्रीज होगी और उनको बहुत सी जगहों पे अपना प्रॉफिट जो है वो उसको लूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कट डाउन करना पड़ेगा, कम हो जाएगा उनको, तो दैट इज डिलेमा। इसकी एक और एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि जैसे अगर आप किसी ऐसे आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपको आपने कहीं पर अप्लाई किया न्यू जॉब के लिए, वो भी मिल गई, किस और हायर स्टडी के लिए भी आपने कहीं अप्लाई किया और वहां भी आपका एडमिशन हो गया। नाउ यू आर इन डिलेमा कि अब क्या करूं,
जॉब करूं या जो मैंने आगे फर्दर स्टडीज के लिए, हाई स्टडीज के लिए जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो जनाब वहां भी मेरा एडमिशन हो गया, वहां से भी मुझे कॉल आ गई, तब क्या करूं? तो अब डिलेमा में है कि जॉब करूं, इतनी अच्छी कंपनी में अप्लाई किया था, वहां जॉब भी मिल गई है। अब हाई स्टडीज के लिए इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, वहां यूनिवर्सिटी में भी जो है वो मुझे मिल गया है एडमिशन। तो कौन सी ऑप्शन अपनाऊं? अब आप डिलेमा में है कि डिफिकल्ट हो रहा है चूज करना, ठीक है? तो ये डिलेमा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी फियास्को। फियास्को इज अ नाउन, इट मींस अ फियास्को refers to a complete and utter failure or disaster often resulting from a poorly executed plan or project। कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है, उसको इतने बुरे तरीके से उस पर अमल किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया, उस पर काम किया गया कि वो एक डिजास्टर बन गया, मतलब टोटल फेलियर हो गया, तो उसको फियास्को कहेंगे। जैसे किसी ने कोई बिजनेस प्लान बनाया, पूरी इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारा कुछ रेडी किया, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसमें इतने लूप होल्स थे, उसको इतना पुअरली उसको मैनेज नहीं ठीक तरीके से किया गया कि वो जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो जाया चली गई, और वो बिजनेस प्लान जो है वो टोटल डिजास्टर हो गया, तो वो फियास्को है। इसी तरह से जैसे आप जैसे इवेंट प्लानर्स होते हैं ना, वो उनको हायर किया गया जी ना, कोई वेडिंग इवेंट हो सकता है या कहीं पर कोई भी एजुकेशनल इवेंट हो सकता है, और इवेंट प्लानर्स को हायर किया गया कि आपने ये पूरा इवेंट प्लान करना है, हर चीज आपने ध्यान, लेकिन उन्होंने इतना पुअरली उसको मैनेज किया कि वो बहुत पुअर मैनेजमेंट थी कि वो सारा इवेंट फ्लॉप हो गया, तो वो फियास्को है, ठीक है? कि टोटल फेलियर हो जाना किसी भी चीज का, कोई प्लान या कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लान किया चीज और वो इतने बुरे तरीके से उस पर काम किया गया कि वो टोटल जो है ना फेलियर हो गया, ठीक है? द प्रोडक्ट लॉन्च टर्न्ड इनटू अ फियास्को व्हेन टेक्निकल इश्यूज कॉज्ड अ मेजर डिसरप्शन। कोई प्रोडक्ट जो है ना वो लॉन्च की गई, वो टोटल फेलियर जो होता है ना, फियास्को हो गई वो किस वजह से फियास्को हुई कि उसमें बहुत से टेक्निकल किस्म के इश्यूज निकल आए, उसका ध्यान ही नहीं दिया गया, कोई नया मोबाइल लॉन्च किया गया, अब उसमें कुछ बहुत बड़ी ऐसी मतलब टेक्निकल इश्यूज आ गए कि अवाम ने उसको पसंद ही नहीं, उसमें तो इतने मेजर हो सकता है उसकी उसकी जो वॉइस है, या उसका कैमरा अच्छा नहीं है, उसकी वॉइस अच्छी नहीं है, या उस पे इंटरनेट वर्क ही नहीं कर रहा है, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, मतलब किसी किस्म का भी कोई ऐसी टेक्निकल उसमें इश्यू आ गया कि वो जितनी भी प्रोडक्ट मतलब लॉन्च हुई थी, जाहिर बात है वो बहुत बड़ा फेलियर हो गई, किसी ने भी उसको बाय नहीं किया, वो फियास्को हो गया, ठीक है? तो इसको कहते हैं फियास्को। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था, आपने इंटरेस्टिंग वर्ड सीखे हैं, एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप लिखिए कमेंट सेक्शंस में, फिर नेक्स्ट संडे को आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।